सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिंदास एजुकेटर। चलिए बच्चों, जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के ऑल्दो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे 3-4 चैप्टर मिलके इसमें पूरे आते हैं। ये सबसे लास्ट या टर्मिनल पोर्शन आप बोल सकते हो 12th स्टैंडर्ड का होता है। तो ये मैक्सिमम मेजर पोर्शन होता है जो जेईई और नीट वगैरह जैसे एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा वेटेज वाला होता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए बच्चे, 12th क्लास में फिजिक्स के जो 2 पार्ट होते हैं, उसमें सेकंड पार्ट में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद ये चैप्टर आता है। इस चैप्टर का नंबर आता है। ऑल्दो वहां पर जो आपको चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के 2 नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, हम उस चैप्टर के अंदर से हमने जो टॉपिक उठाया है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर हमने अलग से बना दिया। इसका रीजन आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले वहां पर जो दिया हुआ है डुअल नेचर वाले जो चैप्टर जहां पर स्टार्ट किया उन्होंने, आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 11, वहां पर जो उन्होंने स्टार्ट किया है, वहां पर उन्होंने स्टार्टिंग में डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बात की है। मैटर की जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे उनकी डिस्कवरी किस किसने की, नेगेटिव रेज, कैथोड रेज के बारे में डिस्कवर हुआ, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में बता रखा है। तो वहां पर जो सिंपल सी थ्योरीज है वो नॉर्मली हम लोग जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल में पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली ये सारी चीजें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं, जो कि 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं भी उसी चीज के लिए उन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूं, और बाद में अगर डिस्कस करना भी होगा तो वील टेक वन लेक्चर एट द एंड ऑफ द टॉपिक, और वहां पर हम वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल्दो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, मैटर वेव आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये 3-4 टॉपिक मिलके इस मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कम 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑल्दो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और एनसीईआरटी ने जहां से स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी ने थ्योरी से स्टार्ट किया है, और वो थ्योरीज हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सीक्वेंस थोड़ा सा एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा सीक्वेंस थोड़ा अलग है, तो ट्राई टू फॉलो इट, आप फॉलो करने की कोशिश करना। और जैसे ही आप ये चैप्टर यहाँ पर खत्म करोगे, आज इस वाली वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 1 है। इसके बाद जो होगा वो पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम थ्योरीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हॉलवॉच एक्सपेरिमेंट और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में ही ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट और हॉलवॉच एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हम ये वाला सेक्शन जो एनसीईआरटी के हिसाब से शुरुआत होनी चाहिए वो हम पीछे लेके गए हैं, और पीछे वाला सेक्शन हम आगे लेके आए हैं। तो ऑल्दो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा, जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपको वो भी आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिएगा। ऑल्दो दिस मेथड इज गुड, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट मेथड है, और इसीलिए हमने ये तरीका डिड्यूस किया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। फोटोन थ्योरी बच्चों, आप सबने सुना होगा कि लाइट के डुअल नेचर के बारे में, जैसे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स जब हमने अलग अलग पढ़ा, 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है कि जब हम रे नेचर ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं तो हम लाइट को सिर्फ एक रे मानते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर मान सकते हैं कि लाइट इज अ क्वांटा और फोटोन, लाइट एक फोटोन है, यानी कि एनर्जी का एक पैकेट है, छोटा सा एनर्जी का पैकेट है। या फिर जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है, यानी कि लाइट इज जस्ट अ वेव, ठीक है। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट और विजिबल वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो जो काफी टाइम तक इस चीज के बारे में बहस चलती रही कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट क्या पार्टिकल नेचर का है या लाइट वेव नेचर का है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे, इसको लेकर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट होते रहे, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट हुए। किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है, ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट ने वेव नेचर का प्रूव किया, उसके बाद आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी में ये माना कि लाइट इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा जो साइंस था वो थोड़ा आपस में उलझ गया, ठीक है।
लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज होती चली गई तो थोड़े दिनों बाद ये क्लियर हो गया कि लाइट जो है डुअल नेचर पोजेस करती है, लाइट जो है वो वेव नेचर भी पोजेस करती है। जैसा कि हम देखते हैं इंटरफेरेंस वगैरह के केस में डबल स्लिट यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है वेव नेचर में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर लाइट का वेव नेचर प्रूव होता है। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव होता है। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि लाइट जो है दोनों बिहेवियर एग्जिबिट करती है और वो हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा नेचर उसका कंसिडर करने वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लाइट को एज अ पार्टिकल मानते हैं और लाइट का एक सिंगल पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन, और वही सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, फोटोन थ्योरी। तो बच्चे सबसे पहले ये जो फोटोन था उसमें सबसे पहले हम जो पॉइंट लेते हैं दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी। अब बच्चे फोटोन की एनर्जी को वेवलेंथ यानी कि वेव से रिलेट किया गया, क्योंकि हम लाइट को ये मानते हैं कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर एग्जिबिट करता है, और अगर वेव नेचर एग्जिबिट करता है तो पक्का जैसे आपने वेव पढ़ी होगी, कोई भी अगर वेव होती है ठीक है, तो उसमें दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा और वेवलेंथ, आपने पढ़ा होगा। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा जो वेव होती है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू दिस इज अ साइन म्यू। तो बच्चे एक साइंटिस्ट था प्लैंक, उस प्लैंक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया कि E इज इक्वल टू एच म्यू एंड देयर दिस म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट वेव और यू कैन से द फोटोन। तो इस तरीके से हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला एच म्यू। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और एच की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड डिवाइडेड बाय इट्स वेवलेंथ। और आपको पता है कि लाइट जो होती है वो लाइट की स्पीड से चलती है और लाइट की स्पीड को v रिप्रेजेंट बाय c, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी c बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। तो इस तरीके से ये म्यू जो है म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला था एनर्जी वाज E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, तो म्यू को वी कैन रिप्रेजेंट बाय c बाय लैम्डा, जैसे कि हमने अभी यहां पढ़ा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज हैविंग वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम h और c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ h एंड c विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 25 जूल मीटर। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो जूल इंटू मीटर बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो। सो दिस hc इज जूल इंटू मीटर, और इस जूल इंटू मीटर को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बिकम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर and this is 10 to the power -10, और 10 to the power -10 if this is in meter so you can write it as angstrom। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power -10 1 angstrom। 1 angstrom is equal to 10 to the power -10 meter, so this 10 meter can be written with angstrom, meter will be replaced by angstrom and this is in electron volt। So we can also write product of Hc as 12400 electron volt angstrom। ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रोम में इसलिए डिड्यूस किया क्योंकि जो लैम्डा होता है, लैम्डा की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, मीटर से बहुत कम होती है और जनरली एंगस्ट्रोम में होती है। तो अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला कुछ एंगस्ट्रोम की टर्म्स में डिड्यूस कर ले ताकि हमें यहाँ पर जो लैम्डा की यूनिट होगी उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसे हम एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमने पढ़ा दैट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, फोटोन क्या है, फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल, लाइट का एक पार्टिकल है फोटोन। देखो एक्चुअल में ऐसा आपने कोई देखा नहीं है, कोई सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हवा को देखा नहीं है, यू कांट सी द एयर बट यू कैन फील इट। सिमिलरली उसी फीलिंग के बेसिस पर हमने साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा फील किया जिसने उन्हें ये डिड्यूस करने पे मजबूर किया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। लाइट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम फोटोन बोलते हैं।
एंड व्हाट इज दैट फोटोन और व्हाट इज दैट क्वांटा? दैट क्वांटा इज पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी होता है एक पार्टिकल होता है जो आगे स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोन थ्योरी डेवलप हुई और उस फोटोन थ्योरी में सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन हमने पढ़ा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h म्यू। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज c बाय लैम्डा, तो E विल बी hc बाय लैम्डा। तो इस तरीके से h and c both of them are constant because light speed of light is constant and this Planck's constant is also an constant, so दोनों का multiplication will be 2 into 10 to the power minus 25 जूल into मीटर। तो इस तरीके से ये सारी डिडक्शन करने के बाद हमने ये फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में हमने डिड्यूस कर लिया, जहां पर हमारी एनर्जी का फॉर्मूला आया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा। आई होप कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। चलिए अब थोड़ा इसी पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट स्पेशल पॉइंट इज विजिबल लाइट। देखिए बच्चे, विजिबल लाइट जो होती है, आपने कभी कभी सोचा होगा, ये वंडर जरूर किया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ दिन में देख पाते हैं। और आपने कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल आउल होता है या बैट होते हैं। ये आउल और जो आउल एंड बैट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि रात में भी इनको अच्छे से दिखता है। रात में इनको अच्छे से दिखता है, इसका मतलब इनके आई का जो डिजाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि उन्हें अंधेरे में दिखता है। और अंधेरे में भी देखिए हमारी जो आई का डिजाइन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिटेड सी बाउंड्री में देख पाता है। यानी कि अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर उस गिवन लिमिट के अंदर है, अगर उस गिवन बाउंड्री के अंदर है, तो वी कैन सी द थिंग्स। अदरवाइज अगर उससे हम आगे जाएंगे या उसके हम कम करेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, इजंट इट? अल्ट्रावायलेट आपने नाम सुना होगा, एक्स रेज नाम सुना होगा, ठीक है। और आपने विबग्योर, जैसे कि देखिए रेडियो वेव का नाम सुना होगा, माइक्रोवेव का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बच्चे जो विजिबल रेंज हमारी जो होती है, विजिबल रेंज मतलब जिसके अंदर हमारे 7 कलर्स डिफाइन होते हैं, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम कभी कभी रेनबो को देखते हैं, इंद्रधनुष रेनबो, तो आपको 7 कलर्स दिखते हैं। यानी कि ये कलर लाइट का ऐसा पार्ट है जो हमें दिखता है, और इसीलिए हमने लाइट के उस पार्ट को हमने नाम दिया विजिबल रेंज। यानी कि विजिबल रेंज लाइट की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती है, या जिसके लिए हमारी आईज के जो रिसेप्टर है वो फंक्शन करते हैं। अदरवाइज अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें लाइट नहीं दिखेगी। बेसिकली अंधेरे में जो होता है, अल्ट्रावायलेट वी कांट सी। रेडियो वेव जिसपे आपके एफएम वगैरह चलते हैं, 92.1, 93.5, ये सारे जो एफएम होते हैं ये रेडियो वेव पे काम करते हैं। टीवी जो होता है रेडियो वेव पे काम करते हैं। तो वी कांट सी द रेज कमिंग बिकॉज उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो वेवलेंथ है वो हमारी विजिबल रेंज में लाई नहीं करता, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देंगे, जिसके लिए हमारी आईज हमें सेंस नहीं कर सकती, हमारी आईज। बल्कि बच्चे साइंस तो ये भी मानता है कि अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, तो हो सकता है कि मास कभी एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज मेयरली आवर परसेप्शन। हो सकता है हमारा ब्रेन ही इस तरीके से बना हुआ है, हमारे न्यूरॉन ही इस तरीके से बने हुए हैं कि हम यही सारी चीजें फील कर सकते हैं। हो सकता है कोई हमारे आसपास ऐसा ही एनर्जी हो या ऐसा वर्ल्ड हो जिसे हम फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि नेवर नो। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा नेगेटिव मास या फिर वॉर्म होल। बच्चे स्टडी बहुत ज्यादा चल रही है, नेगेटिव मास क्या होता है वो आप सारी चीजें बाद में समझोगे। आई विल नॉट डेविएट यू फ्रॉम द मेन टॉपिक, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विजिबल जो रेंज हम जो पढ़ रहे हैं, विजिबल रेंज होती है अगर लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, यानी कि उसकी एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बीच में अगर उसकी एनर्जी होगी, लाइट की एनर्जी, तो ही हमारी आई उसको डिटेक्ट कर पाएगी। अदरवाइज हमारी आईज उस लाइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी आईज के जो रिसेप्टर होते हैं वो इतनी एनर्जी लेकर ही पोलराइज या डीपोलराइज होते हैं, और हमारे जो सेंसर्स होते हैं वो आगे सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो आपको ये जरूर से समझना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए बच्चे, एनर्जी ऑफ फोटोन जिस 1.6 से, यानी कि जो हमारी विजिबल रेंज है 1.6 टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है।
ये हमारी विजिबल रेंज है। अगर इससे कम एनर्जी होती है तो इट विल लाई इन इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड यानी कि हीट वेव जिसको हम बोलते हैं। इंफ्रारेड वेव होती है सन से जो इंफ्रारेड रेज आती है उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि ये थर्मल वेव है, इंफ्रारेड वेव है, जिससे हमें हीटिंग सेंसेशन पता चलती है, तो हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन अगर लूंगा तो उस केस में आप देखोगे कि ये हमारी विजिबल रेंज में दिखता है, तो ये हमें विजिबल यानी कि हमें कोई ना कोई इसके कोरस्पॉन्डिंग कलर दिखाई देगा, हमारी आई जो है उसको सेंस कर पाएगी। अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि मैं इस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे बढ़ जाऊं तो दैट विल लाई इन यूवी रेज, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम बोलते हैं कि दैट यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर अस, यानी कि इस एनर्जी का फोटोन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। क्यों हार्मफुल होगा? क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर म्यूटेशन कर सकता है, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी में जो हमारे लिए ठीक नहीं होंगे, और हमारे अंदर बहुत सारी म्यूटेशन या कैंसर वगैरह भी डेवलप हो सकते हैं। स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, हमारी आईज फंक्शन करना बंद कर देगी, ब्लाइंड हो जाएंगे हम लोग अगर इतनी ज्यादा एनर्जी की लाइट हमारे आईज के अंदर जाएगी। ठीक है, चलिए, जब तक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दीज रेज और दीज लाइट रेज विल बी लाइंग इन यूवी रेज। लेकिन अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो आपको पता है, किलो मींस 1000 यानी कि 15,000 के, 15 के यानी कि 15,000, अगर 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू की लाइट रेज है यानी कि बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी वाली, दे आर एक्स रेज, और अगर उससे भी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट रेज आ जाए दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दे विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गामा रेज, यानी कि ये गामा रेज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और स्पेस में दोनों टाइप की रेज का एग्जिस्टेंस है, एक्स रेज एज वेल एज गामा रेज। और यूवी रेज तो नॉर्मली हमारे सन से आती रहती है, और यूवी रेज से कौन प्रोटेक्ट करता है हमें बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। हाउ आर एटमोस्फियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज? यूवी रेज कंटिन्यूसली आ रही है सन से, और उनसे हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलता है अर्थ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबको। नाउ द थर्ड पॉइंट, फॉर लाइट मेटल्स वर्क फंक्शन फाई इज लेस देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन? बच्चे देखिए, आप समझिए वर्क फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में आपने सुना होगा मेटल जो होते हैं उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स का जो वैलेंस शेल है उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसका मतलब आपने ये भी सुना होगा मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होने की वजह से मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। मेटल ये सोचता है कि कहीं से उसे थोड़ी सी एनर्जी मिले, वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होते हैं, तो अगर वो 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो वो आसानी से अपने से पहले वाली, ध्यान से सुनना, अगर मेटल्स 1-2 जैसे कि एस ब्लॉक वाले मेटल्स है, अगर सोडियम है, अगर सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 10, यानी कि वो नियोन गैस की इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। हर एक मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे और अपने आप को स्टेबल करे। इसीलिए मेटल्स ये चाहते हैं कि कहीं से थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और जो उनके घर में सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर फेंक के रखा है, उसको कोई उठा के ले जाए तो हम पूरे स्टेबल हो जाएंगे। यानी कि मेटल्स को सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मेटल आयनाइज हो जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यानी कि सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए तैयार बैठा है, Na+ बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा, ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो व्हाट इज दैट वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। यानी कि लाइट मेटल मतलब एस ब्लॉक वाले, देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस ब्लॉक वाले जितने भी मेटल होते हैं उन्हें लाइट मेटल बोलते हैं। लाइट मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी वो आयनाइज हो जाते हैं, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। अभी आपने पढ़ा 1.6 से लेकर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये विजिबल रेंज में आते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर विजिबल रेंज वाली लाइट भी अगर इन मेटल्स पर पड़ जाए तो भी ये आयनाइज हो जाएंगे, अपने अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। सिमिलरली अगर हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं, हैवी मेटल्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हैवी मेटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली विजिबल रेंज यानी कि 1.6 और 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन अगर हम उस एटम पर स्ट्राइक करेंगे तो वो फोटोन वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज मोर देन दिस विजिबल रेंज, तो वहां से आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इस तरीके से अलग चार्ट करके गिवन होता है जिसमें अलग अलग मेटल्स के अलग अलग वर्क फंक्शन बताए होते हैं, और उस वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर उस वर्क फंक्शन में जितनी उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू जितनी है, अगर उस एनर्जी वाली वैल्यू का फोटोन हम उस एटम पर स्ट्राइक करेंगे तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कामयाब हो जाएगा। यानी कि वो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन वो फोटोन की एनर्जी गेन करेगा और वहां से निकल जाएगा, एटम को छोड़ देगा। तो इस तरीके से हमारे लिए सबसे जो वो मेटल जिसका जो वर्क फंक्शन है वो मिनिमम होता है दैट इज सीजियम एंड इट इज हैविंग वैल्यू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद रखना होगा। एंड मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वर्क फंक्शन इज फॉर प्लेटिनम दैट इज 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने पढ़ा भी होगा जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री का चैप्टर, तो आपको वहां पे पढ़ाया गया होगा कि अगर जब भी कभी हम प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल, यानी कि मेटल होते हुए भी वो इनर्ट है। इनर्ट क्यों है? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव टेंडेंसी रखता है। नॉन रिएक्टिव टेंडेंसी क्यों रखता है? क्योंकि उसका जो वर्क फंक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन अगर उसे मिलेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह कर पाएगा। उससे पहले इतनी से कम एनर्जी वाले फोटोन से काम नहीं बनेगा। यानी कि अगर उसे हम धूप में रख देंगे, विजिबल रेंज में रख देंगे, तो ये नियरली नॉन रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके लिए जो फोटोन चाहिए वो 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए। और ये जो कैटेगरी है ये फॉल करती है अल्ट्रा वायलेट रेज में, अल्ट्रा वायलेट रेज की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, फिफ्थ स्पेशल पॉइंट। ना तो फिफ्थ पॉइंट सेज कि अगर यूवी रेज होती हैं, अगर यूवी रेज आती है तो यूवी रेज के पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी में, मोर देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो यूवी रेज है दे कैन जस्ट परफॉर्म ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वो आएंगी, मेटल पर स्ट्राइक करेंगी, इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, और वहां से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगी। दैट इज व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद अगर हम एक्सरेज की बात करें, एक्सरेज मतलब इस बार जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ कॉम्पटन इफेक्ट भी शो कर सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज पे आपको समझ में आएगा। और अगर गामा रेज आ जाए, गामा रेज मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10 to the power 6, यानी कि अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो फोटोन आएगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ कॉम्पटन इफेक्ट, और कॉम्पटन इफेक्ट के साथ साथ पेयर प्रोडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए थी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कॉम्पटन इफेक्ट में भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए थी तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल जो चीज है दैट इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन में पार्टिकल्स ओरिजिनेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिस इज पेयर प्रोडक्शन। और बाद में ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर के एंड में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से इलैबोरेट करूंगा व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे आपको लेके चलते हैं। अभी तक बच्चों हम फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया एनर्जी ऑफ फोटोन, उसके बाद हमने 4-5 पॉइंट स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस किए थे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी के बारे में अब पता चलने वाला है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई लाइट रे आती है और उसकी टोटल एनर्जी हमें गिवन है, टोटल एनर्जी इज गिवन, तो इसका मतलब उस लाइट के अंदर कुछ n नंबर्स ऑफ फोटोन रहे होंगे, लेट दिस बी नंबर ऑफ फोटोन्स, कुछ नंबर ऑफ फोटोन्स रहे होंगे, यानी कि उन n नंबर्स ऑफ टोटल फोटोन की जो एनर्जी थी दैट वाज टोटल एनर्जी, ई टोटल। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज h म्यू,
यानी कि एक फोटोन की एनर्जी इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ दैट लाइट रे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगर यहां से मैं n की वैल्यू निकालता हूं तो दैट विल बी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय h म्यू। म्यू इज c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा, तो म्यू नीचे था तो यहां पे c बाय लैम्डा, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो n विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी, अगर हम hc को मल्टीप्लाई करेंगे, hc का मल्टीप्लीकेशन आपको पता था दैट इट वाज 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। लास्ट पेज स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट पेज था उस पर हमने किया था ये कैलकुलेशन। और 1/hc हाउ मच, 1/hc इज 5 × 10⁻24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये 1/hc है, तो ये 1/hc, ये hc की वैल्यू 1/hc हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी इंटू ई टोटल, यानी कि टोटल एनर्जी इंटू लैम्डा। ठीक है, तो दिस विल बी आवर नंबर ऑफ फोटोन। यानी कि अगर हमें टोटल एनर्जी गिवन है, टोटल एनर्जी जूल में गिवन है, टोटल एनर्जी गिवन है और हमें लैम्डा गिवन है, दैट मींस वेवलेंथ, तो हम टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पता लगा सकते हैं कि कितने फोटोन रहे होंगे जो ये एनर्जी लेकर आए होंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पावर ऑफ फोटोन। पावर आपको पता है, पावर इज व्हाट, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, जैसे कि आपने मोटर वगैरह की पावर में सुना होगा कि ये मोटर कितनी पावर का है, तो दे टेल यू दैट दिस मोटर इज ऑफ दैट मच वॉट। वॉट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। नाउ पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स NH म्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, यानी कि टोटल एनर्जी NH म्यू बाय T, यानी कि टाइम। एंड नाउ वी आर अज्यूमिंग दिस N by T is, we are making it as small n, we are making it as small n, and that small n is equal to number of photons, number of photons per unit second, numbers of photon per unit second, small n. So now power is equal to small n into h mu. Similarly we can write n h mu, we can write it as hc by lambda. So small n will be, this lambda will go there, hc will go in upon, so small n will be p lambda by hc. So we can also write it as 5 × 10⁻24, because 1/hc, 1/hc is how much, 5 × 10⁻24 joule inverse meter inverse. So we are replacing 1/hc by 5 × 10⁻24 joule inverse meter inverse into power. This p here stands for power and lambda here stands for wavelength. So this small n is the number of photons per unit second emitted. चलिए, now let me tell you about Compton effect. Compton effect एक्चुअल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो हमारी एनर्जी आती है, सबसे पहले जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी जो है सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी और अंदर हमारा आयन बचेगा पॉजिटिव, और जो उसने इलेक्ट्रॉन निकाला था दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअल में अब क्या होगा, जो कॉम्पटन इफेक्ट जो शो करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक्सरे शो कर सकती है कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी है उसके पास। और कॉम्पटन इफेक्ट में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन आया, एक्सरे का जो फोटोन आया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो था वो उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मिली काइनेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब नहीं की, जो फोटोन कुछ उसने एनर्जी एब्जॉर्ब जो नहीं कर पाया, वो अभी भी फोटोन के जैसे उसने वापस से नेक्स्ट अलग दूसरी एनर्जी का फोटोन एमिट कर दिया। तो यानी कि दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस फोटोन इज हैविंग एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जो टोटल एनर्जी रहेगी दैट टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। So what we can say about Compton effect? In Compton effect we can say a free electron cannot absorb complete energy of highly energetic X-ray photon. It means at high energy level partial absorption of photon is possible. यानी कि हम नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर हाई एनर्जी वाला फोटोन हो तो ऐसा देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन पार्शियली एब्जॉर्ब किया, यानी कि उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जिससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और बाकी उसने एमिट कर दिया। सो दिस इफेक्ट्स आल्सो सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ क्वांटा, एनर्जी पैकेट, स्मॉल पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए
नाउ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि अलग अलग शेल होते हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। तो इस तरीके से हर एक शेल के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी एनर्जीज होती हैं। तो जैसे हम इन्फिनिटी पे जाते हैं तो इन्फिनिटी पे जाते जाते जो एनर्जी होती है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम इन्फिनिटी पर भी चले जाए तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर वो हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन कभी भी इस एनर्जी से मैक्सिमम, इस एनर्जी से ज्यादा का इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता, या फिर ये बोले कि इस एनर्जी से ज्यादा का फोटोन एमिट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन एटम कैन नॉट एमिट एक्स रे और गामा रेज बिकॉज इट हैज लो एनर्जी ग्रुप। इसके पास लो एनर्जी ग्रुप है, इससे ज्यादा इट कांट एमिट। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके आप पढ़ते हैं, दैट यू विल डील मोर इन योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब फिजिकल केमिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, देयर आई विल टेल यू कि ये एनर्जी वैल्यूज कैसे आती हैं और ये एनर्जी वैल्यूज डिफरेंट शेल्स पर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब द फोर्थ पॉइंट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। So the SI unit will be, SI unit of power is watt and SI unit of area is meter square. So SI unit of intensity will be watt per meter square. So intensity will be small n. This n was number of photons per unit time, capital N by T. ठीक है, अब now this is intensity will be n small n into h mu divided by a. So now we are writing this small n by a as x. We are writing it as x. And x here is number of photons per unit time per unit area. ठीक है, चलिए, so we can represent it n by a as x. So I is equal to x h mu, that will be equal to x h c by lambda. ठीक है, so now we can write x as I lambda by hc. X is what? Number of photons per unit area per unit time, and so 1 by hc is 5 into 10 to the power 24 joule inverse meter inverse into intensity into wavelength. ठीक है, wavelength should be in meters. चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट में और IIT में दोनों में आ चुका है। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। The question is saying a parallel beam of intensity 10 watt per meter square. That means we are given with intensity I is 10. And we are given with the wavelength 400 nanometer. 1 nanometer is how much? 1 nanometer, ये आपको पता होगा, 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. So अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा so that will be 400 into 10 to the power minus 9 मीटर. So this will be our wavelength. और आपको पता है वेवलेंथ की जो SI यूनिट होगी वो मीटर होगी, डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो यहाँ पर हमने मीटर लिखा, सो लैम्डा विल बी 400 into 10 to the power minus 9 मीटर। सो हमारे पास I आ गया, लैम्डा आ गया। एंड व्हाट वी आर आस्क्ड अबाउट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन 2 centimeter square एरिया in each 5 seconds. So we are given with time also and area also. Time is how much? Time is equal to 5 seconds and area A is equal to 2 centimeter square, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे एरिया की जो SI यूनिट होगी। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 to the power minus 4, so it will change into मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। x will be equal to how much? Number of photons in each 5 seconds, यानी कि हमें टाइम भी गिवन है, so we can put capital N h mu by t into a। ठीक है, पर यूनिट टाइम में निकाल देते हैं, यानी कि स्मॉल एन निकाल लेते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल गेट वैल्यू इन 5 सेकंड्स में कितने आए। ठीक है, सो दिस स्मॉल एन वाज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितने आने वाले हैं। ठीक है, एंड दिस वाज इक्वल टू इंटेंसिटी। ओके, सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज स्मॉल एन
एच म्यू बाय एरिया, वैल्यूज पुट करते हैं. इंटेंसिटी इज 10 इज इक्वल टू दिस स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम और पर यूनिट सेकेंड यू कैन से, एंड दिस विल बी we can replace is at hc by lambda into area. So finally if you will put values, so n will be equal to 10 into lambda. Lambda is how much? Lambda is 400 into 10 to the power minus 9 divided by area. Area is how much? 2 into 10 to the power minus 4 and 1 upon hc की वैल्यू भी पुट करेंगे तो 5 into 10 to the power 24. So number of photons will be how much? So number of photons will be, we will solve it. 2 5s are 10, 5 5s are 25 into 10 to the power 14. This will come as positive. So 2 minus 7 minus 7 minus 7, so it will be 31. 100 into 10 to the power this is 4 not 14. Okay, so it will be around 21, so it will be around, small n will be equal to 10 to the power 23 photons. ठीक है. So in 5 seconds, this was photons per second. So in 5 seconds we will multiply this n with 5, so we will get total number of photons coming on this area, falling on this area in 5 seconds. ठीक है. चलिए ये कैलकुलेशन आप कर लेना अच्छे से, बाकी सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है. सो दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन नीट एंड आईआईटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरेलल बीम ऑफ इंटेंसिटी आई ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन इन वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूबिक. देखिए एक्चुअल में हमें जो गिवन है, हमें x पता होता है. वी नो x इज इक्वल टू आई लैम्डा बाय एच सी. ठीक है, एंड दिस x हियर इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. ठीक है, बट उन्होंने एरिया के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने वॉल्यूम पूछ दिया. फोटोन इन वॉल्यूम 1 मीटर क्यूबिक. 1 मीटर क्यूबिक यानी कि यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में उन्होंने पूछ दिया. अब यूनिट वॉल्यूम में हमें निकालना है दैट हाउ इट विल बी. ठीक है, सो अगर हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज करेंगे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज करेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, ये x जो था ये तो पर यूनिट एरिया का था. ठीक है, हमें निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इतनी वॉल्यूम में. ठीक है, चलिए अब हमें कैपिटल N पता है. कैपिटल N इज हाउ मच? कैपिटल N इज हाउ मच? इंटेंसिटी इंटू लैम्डा बाय एच सी. स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, स्मॉल n इज इक्वल टू आई लैम्डा बाय एच सी. ठीक है, तो इसमें हमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है. वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज एरिया इनटू टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ हमें कितना लेना पड़ेगा? 1 मीटर. अगर हमने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया और उसके ऊपर हम लेंथ 1 मीटर तक अगर हम मेजर करेंगे, सो इस 1 मीटर तक मेजर करके जो ये वॉल्यूम बनेगी दैट विल बी 1 मीटर क्यूबिक इनटू 1 मीटर. इससे लेंथ मेजर करेंगे, सो द वॉल्यूम विल बी 1 मीटर क्यूबिक. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, सो एरिया इनटू लेंथ 1 मीटर. लेंथ इज हाउ मच? यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज c एंड दिस टाइम इज 1 सेकेंड. ठीक है, देन ओनली द लेंथ विल बी 1 मीटर एंड 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर विल बी 1 मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम. ठीक है, चलिए सो विल रिप्लेस बाय c बाय t. सो लेंथ वी विल रिप्लेस बाय व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज हाउ मच? 1. ठीक है,
Distance is how much? 1. So distance is speed upon time. Speed upon time यानी कि c by t. So we will replace by c by t. उल्टा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऊपर था ना, तो c by t we are replacing it. ठीक है, चलिए. Area is 1 meter square, time is 1 second, it will be cancelled out. So number of photons falling in that volume 1 meter cubic just above the surface, it will be I lambda divided by h c square. So this second option will be the answer. I hope आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. देखिए क्वेश्चन मैंने दोनों ही उस लेवल के किए हैं जहां पर सोचना बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड चाहिए उस पर सोचने के लिए. ऑल्दो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप डील कर पाओगे, बशर्ते आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जल्दी से एक काम करोगे, हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहां पर टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिस होता है डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हम वहां पर देते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देयर. चलिए, नाउ स्पेशल नोट. देयर इज अ स्पेशल नोट इज सेइंग व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. देखिए, अगर हम कोई दो अलग अलग सोर्स के बारे में, अगर हम कोई दो अलग अलग सोर्स को अगर कंपेयर करते हैं, तो जो हमारी करंट होगा, करंट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेंगे. ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है. दिस स्पेशल नोट आई टेल यू लेटर. अभी के लिए आपको समझ में नहीं आएगा. ये स्पेशल नोट जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लोगे ना, आगे जाके जो थ्योरीज होंगी, ठीक है, करंट वगैरह से रिलेटेड, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस स्पेशल नोट. नाउ वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज कम इन BHU एंट्रेंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी many times. Two radiations of same intensity but wavelength lambda 1 lambda 2 are incident on a photocell. The ratio of electric current obtained by these radiation will be. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा है. देखिए फोटोसेल कैसे काम करता है. सन की लाइट रेज आती है, वो इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करती है. वो इलेक्ट्रॉन पर जैसे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन एटम पर स्ट्राइक करती है, एटम के इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करती है. और जैसे ही एटम के इलेक्ट्रॉन पर वो लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री हो जाएगा, वो वहां से निकल जाएगा, और फ्री होते ही इट कैन फ्लो, वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो वो करंट कब ज्यादा होगा? जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे पर यूनिट टाइम, वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ठीक है, तो चलिए हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. इंटेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिटी इज NHC by lambda. ठीक है, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. यानी कि इंटेंसिटी जितने ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे. सो यानी कि वी कैन राइट इट एज I is directly proportional to I. So intensity 1 will be NHC by lambda 1, and intensity in second case is NHC by lambda 2. ठीक है, चलिए अब इंटेंसिटी अगर सेम है दैट मीन्स NHC by lambda 1 will be equal to NHC by lambda 2. ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन राइट इट एज दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो वी कैन राइट एज I1 by I2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जिसका करंट ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका करंट कम, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू एनर्जी. ठीक है, चलिए नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन. एक्चुअल में फोटोन का मास कितना होता है? क्योंकि अगर हम लाइट को ये मानते हैं कि लाइट का जो नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर है, और लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके अगर हम ये सोचें कि फोटोन का कुछ मास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. फोटोन का कोई मास नहीं होता. ठीक है, फोटोन का मास नहीं होता. क्यों नहीं होता, या होता है तो कितना होता है? देखिए
फोटोन एक्चुअल में फोटोन के ऊपर वो सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है जो एक मास वाली क्वांटिटी के ऊपर होते हैं। ये बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है, बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन है। आइंस्टीन ने ये बोला था कि दैट एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि फोटोन का मास इनटू इट्स वेलोसिटी स्क्वायर। जनरली आप किसी भी पार्टिकल की एनर्जी पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m, यानी कि उसका मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, उसके आगे हाफ होता है। लेकिन जब फोटोन के केस में हम बात करते हैं तो उसमें हाफ नहीं आता, और फोटोन का मास के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में फोटोन का मास आया कैसे? फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल बट ड्यू टू इट्स एनर्जी इट बिहेव्स एज मास पार्टिकल। अभी अभी देखिए मैंने बोला था कि ऑल तो फोटोन का मास नहीं होता, लेकिन उसकी एनर्जी पोजेस करने की प्रॉपर्टी की वजह से उसके पास जो होता है मास पार्टिकल के जैसा वो बिहेव करता है, इसलिए हमने उसके लिए मास डिफाइन किया। एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज E is equal to mc square, so mass will be E by c square, यानी कि एनर्जी ऑफ दैट लाइट फोटोन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ लाइट ऑफ स्पीड, so that will give you approximate mass of that photon. Rest mass of photon is considered zero because there is no existence of rest photon. Rest photon कभी exist ही नहीं करता, इसलिए उसमें rest photon का mass हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी आपने ट्राई किया है, कभी आपने हाथ पे ऐसे रखा होगा, हाथ पे देखिए यहाँ पे लाइट आ रही है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको लाइट को बंद करके और इसको ले जाने की कोशिश करूँ दूसरे रूम में जाके, अगर मैं अपने हैंड्स ओपन करूंगा तो कैन आई गेट दैट लाइट अगेन? क्या मैं अपने हाथ में उस लाइट को कैरी कर पाया? नहीं कैरी कर पाया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं लाइट को पकड़ लूंगा तो लाइट रेस्ट में आ जाएगा, और रेस्ट में जब वो आ जाएगा तो मैं उसको ले जाऊंगा। लेकिन रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज कंसिडर्ड जीरो बिकॉज देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ रेस्ट फोटोन। लेकिन जैसे हमने लाइट को पकड़ने की कोशिश की, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नॉन एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि वो लाइट ही नहीं है। इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह का लाइट को पकड़ के ऐसे ट्रेवल नहीं करा सकते। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, भारी हो रहा है मामला। देखिए बच्चे, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी सो इट विल बी मच इजियर फॉर यू। देयर इज नथिंग टू फ्रीक आउट, कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मूंगफली खाते खाते कर लेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ द 6th पॉइंट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। अगर फोटोन का मास आ गया तो मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम जनरली जो मास पार्टिकल्स होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें फिजिक्स में मोमेंटम लिखते हैं हम उसका मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली फोटोन के लिए फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दिस मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी m into c, और मोमेंटम विल बी मास ऑफ फोटोन इनटू स्पीड ऑफ फोटोन, सो दैट विल बी m into c। ठीक है, m into c। अगर मैं ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। It will become mc square by c, and mc square is what? Energy of photon, so it will become E by c. E को we can write h mu, and c को we can write mu lambda. mu lambda कैसे? देखिए आपने पढ़ा होगा कि c by lambda is mu. c by lambda को mu लिखते हैं तो c will be mu into lambda। ठीक है, तो या तो E बाई सी लिख सकते हैं, E को h म्यू लिखेंगे, C को हम लैम्डा म्यू लिख सकते हैं, और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल ऑल्सो बिकम h बाई लैम्डा। सो द मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज E बाई सी और h बाई लैम्डा। एनर्जी हेयर इज इन जूल एंड दिस लैम्डा हेयर इज इन मीटर, ऐसा यूनिट में मेंटेन करके रखना है। सो देयरबाय वी कैन डिड्यूस द मोमेंटम। ठीक है, चलिए। स्पेशल नोट, अगेन वन स्पेशल नोट इज देयर, टू फोटोन्स ऑफ सेम वेवलेंथ मे हैव डिफरेंट मोमेंटम but same energy because momentum is a vector and energy is a scalar quantity। ठीक है, मोमेंटम डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। ठीक है, टू फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ, अगर उनका वेवलेंथ सेम होगा, h इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा किन्हीं भी दो फोटोन का जिनका वेवलेंथ सेम है, लेकिन उनका सेम एनर्जी होने के बावजूद, सेम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी उनका मोमेंटम कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी। यानी कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हुआ तो वील से दैट मोमेंटम इज डिफरेंट, ऑल्दो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है, उनका वेवलेंथ सेम है, इवन देन द मोमेंटम मे बी डिफरेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर ऑन अ सरफेस। अगर किसी सरफेस पर फोटोन आकर स्ट्राइक करता है तो वो उस पर कितना फोर्स लगाता है, कितना प्रेशर लगाता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ये आपने पढ़ा होगा वर्क पर एनर्जी में अच्छे से। ठीक है बच्चे, चलिए
अब फोटोन का जो मोमेंटम है दैट इज h बाई लैम्डा। अब मान लेते हैं मोमेंटम एक स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना। तो हमने माना एक फोटोन आया, उसने ये कोई सरफेस है, उस सरफेस पर स्ट्राइक किया, तो उसका मोमेंटम था प्लस h बाई लैम्डा यानी कि पॉजिटिव। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया with the same momentum but in opposite direction, so that momentum will be minus h by lambda. So change in momentum will be final minus initial. Final is how much? Minus h by lambda. Initial is how much? Plus h by lambda. So minus minus will be plus, so it will come out minus 2h by lambda. This will be our change in momentum. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे वही किया है। So here we have done the same. डेल्टा पी फॉर सरफेस पर फोटोन इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा। ठीक है, हमने यहाँ पर चेंज लिया, तो चेंज हमने इसके साथ कोई साइन कंसिडर नहीं किया, प्लस माइनस मान लेते हैं। सो मोमेंटम फॉर द सरफेस पर सेकेंड यानी कि हर सेकेंड में कितना हुआ, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 1 सेकेंड। सो दिस 2h बाई लैम्डा विल बिकम f। और हम मान लेते हैं कि इस पर जो नंबर ऑफ फोटोन्स थे, नंबर ऑफ फोटोन्स वर टोटल n नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं पर यूनिट सेकेंड, उसको हमने n मान लिया। सो दिस इज स्मॉल n। सो टोटल मोमेंटम देखिए, एक फोटोन का जो मोमेंटम था वो 2h बाई लैम्डा था। ठीक है, और अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, n नंबर ऑफ फोटोन्स, सो इट विल बी 2nh बाई लैम्डा। टाइम हमने 1 सेकेंड लिया है, इसलिए हमने टाइम को 1 से रिप्लेस कर दिया और वो यहां से गायब हो गया। ठीक है, सो इट विल बिकम फोर्स, यानी कि मोमेंटम पर यूनिट टाइम विल बिकम फोर्स। सो नाउ द फोर्स इज 2nh बाय लैम्डा। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इट विल बिकम 2nh म्यू बाय लैम्डा। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? पावर। आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले, है ना, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था nh म्यू बाय लैम्डा इज इक्वल टू पावर। ठीक है, सो दिस term will become power nh mu is power। ठीक है, nh mu is power, not lambda, nh mu is power। ठीक है, and lambda into mu is c, क्योंकि आपको पता है कि mu is equal to c by lambda, तो c is mu into lambda। ठीक है, so this mu into lambda will become c, so the force is 2 into power by c। लेकिन ये 2 कब आया? 2 जब आया जब फोटोन स्ट्राइक करके वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, यानी कि चेंज इन मोमेंटम वॉज 2h बाई लैम्डा। ये तब की बात है। ठीक है, सो द प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा? फोर्स उसने जितना लगाया, द प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो द प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि 2p बाई सी। ये हमारा क्या था? ये था हमारा फोर्स, 2p बाई सी हमारा फोर्स था, डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि सी के मल्टीप्लीकेशन में हमने अगर एरिया लिख दिया, सो इट विल बिकम नाउ प्रेशर। सो प्रेशर विल बी, और आपको पता है पावर अपॉन एरिया विल बी इंटेंसिटी, सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी बाय सी। सो दिस विल बी प्रेशर, यानी कि फोर्स कितना लगेगा? 2 इंटू पावर बाय सी, प्रेशर कितना लगेगा? 2 इंटू इंटेंसिटी बाय सी। ठीक है, वहीं पर अगर ये फोटोन जो था अभी तक हम नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे थे, अगर ये कोई एंगल थीटा पर एग्जिस्ट करता है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में कोस थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा और एक इस डायरेक्शन में साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट बनेंगे, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? 2p cos थीटा बाय सी। सिमिलरली प्रेशर कितना हो जाएगा? 2i cos थीटा बाय सी। ठीक है, दैट यू कैन डू इजीली। कंपोनेंट स्प्लिट करना है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा अच्छे से। हियर इन फॉर्मूलाज 2 शोज 2 टाइम्स इंटरेक्शन, एक बार आके स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट बैक किया, तो 2 बार इंटरेक्शन लिया हमने। बट अगर वो जो सरफेस था जिसमें फोटोन आकर स्ट्राइक करता है, इफ द सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव, यानी कि परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन आया, फोटोन आया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर गायब। ठीक है, तो ओनली 1 टाइम इंटरेक्शन, तो उसके इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? h बाई लैम्डा। फोर्स कितना हो जाएगा? पावर बाई सी, यानी कि ये 2 हट जाएगा यहाँ से। प्रेशर कितना हो जाएगा? I बाई सी। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की गई है परफेक्ट एब्जॉर्प्शन वाले केसेस में। चलिए अब बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन कौन से? कि मान लो हमने किसी मास m को हेल्ड कर रखा था, स्ट्रिंग से लटका रखा था, उस पर हमने एक बीम फोटोन की स्ट्राइक करवाई जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर उठ गया, थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया, तो हमें वो थीटा फाइंड करना है। तो देखिए अगर थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया तो नीचे इसका mg वेट लग रहा होगा और इधर ये फोटोन की जो रे है उसका फोर्स लग रहा होगा।
So if this angle is theta, so what we can write as tan theta is equal to base upon perpendicular. Base is how much? perpendicular upon base. tan theta is perpendicular upon base. आपने पढ़ा होगा ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये एक ट्रिक होती है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की, तो वो आपने पढ़ी होगी। चलिए, नाउ द tan theta will be how much? tan theta will be perpendicular upon base. So perpendicular is force and force by photons are 2p by c. This is the force. So 2p by c divided by base. Base is mg. ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस फोर्स को मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ, so for this triangle this angle will be 90 degree and this is your angle theta. So this mg will become base and this force will become perpendicular. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए, सेकंड केस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सेकंड केस के क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं कि एक मास m की कोई प्लेट है, उस प्लेट को हमें हवा में लटका के रखना है। ठीक है, उस प्लेट को हमें हवा में लटका के रखना है, तो उसका जो मास होगा, मास से नीचे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा mg, तो हमें उस mg के बराबर इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा फोटोन से, ताकि ये उसको हवा में रोक सके। सो दैट फोर्स 2p by c, कितना फोर्स होगा? 2p by c शुड बी इक्वल टू mg. सो mg इज इक्वल टू 2p by c टू होल्ड इन एयर। ठीक है, चलिए, और अगर पावर फाइंड करने को बोले, सो पावर ऑल्सो वी कैन फाइंड, द पावर विल बी mg इंटू c by 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें यू कैन सोल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इस सेक्शन से बनते हैं। सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और धीरे धीरे एक एक वीडियो करके पूरा फिजिक्स का सिलेबस 11th-12th का बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं डाल रहा हूँ इधर। ठीक है, सो प्लीज मेक आवर एफर्ट्स वर्थ बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड सजेस्टिंग टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इस वीडियो के नोट्स अगर किसी को चाहिए PDF फॉर्म में, सो द नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।